हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। हम आपको सुना रहे हैं फाइनेंस पर लिखी गई दुनिया की सबसे बेहतरीन पुस्तक रिच डैड पुअर डैड हिंदी में। इस पुस्तक को हम खंडों में सुनाएंगे। पूरी किताब सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और यदि काम की बात लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज चैप्टर 1 का दूसरा भाग है। अध्याय 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बोले, बेटे तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? मैं बोला, क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिलक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिमी अपने साथ अपने दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे कहा, यह क्या है कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। अरे, उसने ऐसा कहा? मैं दर्द से बोला, हाँ बिल्कुल ऐसा कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। यह सन 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से 6ठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रह रहा होता, जो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतनी ही बता सकता हूँ, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। इसके बाद एक पार्टनरशिप हुई। अब आगे इस पार्टनरशिप की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों कृपया ध्यान से सुनिए। रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दोस्त माइक के बीच जो पार्टनरशिप हुई, तो छोटे छोटे बच्चों ने किस तरह से अपना व्यापार खड़ा करने की कोशिश की और किस तरह से जो है 2 छोटे छोटे बच्चों ने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाया, हम आपको सुना रहे हैं रिच डैड पुअर डैड हिंदी में, रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताईं। जहां तक मुझे याद है, उस स्कूल में मैं और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी ही तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी, और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था, क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स थे, नई साइकिलें थीं और हर चीज नई होती थी। मम्मी और डैडी ने हमें जरूरत की सब चीजें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए भी तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीजें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चे के करने के लिए क्या था? माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, मैं तो नहीं जानता, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? तो वह राजी हो गया और उसने शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि करें तो करें क्या, पैसा किस तरह से कमाएं। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते रहे जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु ये चोट अच्छी थी, क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए मजबूर किया कि पैसे कैसे कमाए जाएं। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के लिए अब हमारे पास एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाके में दौड़भाग करते रहे। हम दरवाजों पर दस्तक देते रहे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने बस इतना ही कहा, हम आपको यह नहीं बता सकते, क्योंकि यह हमारा एक बिजनेस सीक्रेट है।
एक हफ्ता गुजर गया। मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास में थी, एक सफेद कार्डबोर्ड के डिब्बे में जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थी। हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ का सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तोड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब्स को देखते देखते वे ऊब गई थीं और उन्होंने पूछा, तुम लोग कर क्या रहे हो? और मैं ये नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को जल्दी से जल्दी साफ कर दो या मैं खुद इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें यह बताया कि जल्दी ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब खत्म कर लें। माँ ने हमें एक हफ्ते की मोहलत और दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयर हाउस के मालिक यानी मेरी माँ हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा चुकी थी। अब माइक का काम यह था कि वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए प्रेरित करे और यह भी कहे उनसे कि दांतों के डॉक्टर का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने के काम में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटा हुआ देखा। हर जगह बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे छोटे कार्टून थे। हमारे परिवार को हिवाची ग्रिल लाल देखते कोयलों के साथ अधिकतम गर्मी पर जल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे पास आए। चूंकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्च पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उनकी कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयलों के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब में नहीं आते थे, ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वे पिघलकर द्रव का रूप ले सके। हम पिघले हुए शीशे को एक छोटे छेद वाले दूध के कार्टून में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टूनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफेद पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी जमीन ऐसी लग रही थी जैसे वहां अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टून भारी बक्से थे जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे की प्लास्टर ऑफ पेरिस के ट्यूब के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। डैडी एकदम चिल्लाए, संभल कर। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग कर क्या रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। माइक ने भी हम इस तरह लाते हुए कहा, हाँ हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने फिर पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? मैंने कहा, देखिए इसमें एक बहुत अच्छी चीज है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया। जस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। पिताजी एकदम से घबराए, बोले, हे भगवान, जो तुम लोग जस्ते के सिक्के डाल रहे थे? मैंने कहा, बिल्कुल सही, हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था, हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब के बक्से के साथ सफेद धूल में लिपटे हुए 2 बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठें। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें बताया कि ये जो तुम कर रहे हो ये सब जालसाजी है, ये गैरकानूनी है। इस तरह से गैरकानूनी तरीके से तुम लोग सिक्के बना रहे हो। हमारे सारे सपने धराशायी हो गए। माइक ने कांपती आवाज में पूछा, तो आपका मतलब है कि ये हम गैरकानूनी काम कर रहे थे? डैडी बोले, छोड़ो, भी हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हो। मेरे डैडी घूरते रहे। हाँ, यह गैर कानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि तुम में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़
कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम लोग सचमुच गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। जब मैंने यह कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे, सोचना बंद कर दोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुमने जो कुछ किया, ज्यादातर लोग अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। तुमने जो किया उस पर मुझे गर्व है। एक बार फिर से यही कहूंगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोशी से खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें यह पता नहीं था कि हमें करना क्या चाहिए। 9 साल के बच्चे को आखिर पता हो भी क्या सकता है। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं है, मैंने पूछा। डैडी बोले, क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में कभी नहीं सोचते। हम सिर्फ पढ़ना पसंद करते हैं और पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। माइक एकदम हैरानी से बोला, मेरे डैडी? हाँ, तुम्हारे डैडी। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है। तुम्हारे डैडी का और मेरा बैंकर एक ही है और तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार ये बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। माइक ने फिर हैरानी से पूछा, फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का यह मतलब नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं। आप पैसा बनाने की कला जानते हैं, डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्दी कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग है माइक, ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज है कि कुछ ही सालों में बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की सीरीज और 3 रेस्टोरेंट थे। रेस्टोरेंट के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वे कितनी ही देर से घर लौटे, और वह उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वह अपने डैडी से बात कर लेगा वह मुझे फोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों न हो जाए। रात को 8:30 बजे फोन आया, ओके, अगले शनिवार को हम मिल रहे हैं, मैंने कहा और फोन रख दिया। माइक के डैडी ने माइक और मुझसे मिलने के लिए कह दिया था। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैं शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए तैयार था और मैंने बस पकड़ी। दोस्तों, आगे का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे।